गुड मॉर्निंग। आज मैं क्वांटम केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम तीन तरह की क्वांटम संख्याओं का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या है। यहाँ हम चारों प्रकार की क्वांटम संख्या देखेंगे, जिसमें तीन हम बता चुके और चौथी हो गई जो है वो स्पिन क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या का महत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी लेटर पर लिखे एड्रेस का होता है। उस एड्रेस के आधार पर, उस पिन कोड के आधार पर और उस एरिया के आधार पर पोस्टमैन एक पर्टिकुलर लेटर को एक निश्चित जगह पर पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये चारों क्वांटम संख्याएं हैं, इसके आधार पर हम एक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित स्थिति का निर्धारण या इलेक्ट्रॉन की परमाणु में कहाँ पर स्थिति है उसका निर्धारण, उसकी प्रकृति, उसकी ऊर्जा का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ले रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे n से दर्शाते हैं, स्मॉल n से, और ये धन पूर्णांक के अंदर होती है यानी 1 2 3 4 डैश डैश आगे तक। ये जो होती है ये मुख्य क्वांटम संख्या ये कक्ष यानी ऑर्बिट को या शेल या हम कह सकते हैं कोश का निर्धारण करती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लो मैंने लिया n बराबर 1 2 3 4, n बराबर यहाँ लिया 1 2 3 4, तो ये किसको बता रही है? 1 किसको डिनोट कर रहा है? वो कर रहा है k को, 2 किसको कर रहा है? l को, 3 किसको कर रहा है? m को, 4 किसको कर रहा है? n को। अब जैसे जैसे आकार n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आकार का मान भी बढ़ जाएगा। साइज जो है एटम का वो एक तरह से ऑर्बिट का साइज भी बढ़ जाएगा। तो आकार एटम का बढ़ गया तो n के बढ़ने के साथ आकार या साइज हम कहते हैं इंक्रीज हो जाता है। n का उपयोग कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्धारण में भी किया जाता है। तो ये हम कहते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला भी है, n बराबर -13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमने ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या वो क्या, किसका निर्धारण, मुख्य क्वांटम संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? k l m n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो क्या बता रहा है, जो कोश या कक्ष को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर उसको हम L से दिखाते हैं, और L से दिखाया तो एक कक्षक की आकृति या शेप को दर्शाता है। वो तो पिछला वाला तो बताता था साइज को, ये यहाँ पर बता रहा है शेप को। अब यहाँ पर L का मान जो होता है वो 0 से n-1 होता है, यानी 0 1 2 3 और ये n-1 तक। तो L जो होता है वो सब शेल या उपकोष का निर्धारण करता है। तो L बराबर 0 1 2 3 डैश 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 हमने कह दिया। अब इसको सब शेल को हम किस प्रकार के नोटेशन से दर्शाते हैं? वो है 0 को हम S से, 1 को P से, 2 को D से, 3 को F से, इस प्रकार से। और अभी मैंने आपको कहा है कि L का मान होता है 0 से लेकर n-1 तक। तो जैसे अगर मान लो मैंने लिया, अब इसे हम यहां से समझ सकते हैं कि जैसे हमने लिया मान लो n बराबर 1, तो n बराबर 1 ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी k शेल, यानी ये तो हमने किसको बताया? k शेल। ये ऐसे n बराबर 2 इसको हमने कह दिया k l शेल, n बराबर 3 यानी इसको हमने कह दिया m शेल। तो ये तो हमने ये बता दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे शेल के नोटेशन बताए। अब यूं हमें पता है कि इसके सापेक्ष जो l का मान होगा वो अभी हमने कहा है 0 से n-1 यानी 0 से n-1 यानी 1-1 यानी 0 ही होगा इसमें। अब 2 है जो, अगर n बराबर 2 है तो उसका मान कितना होगा? 0 से n-1 यानी 0 से 2 माइनस 1, तो यानी 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 0 से 1। ऐसे m यानी 3 है, 3 का मतलब क्या हो गया? 0 से n-1 यानी 0 से 3 माइनस 1 यानी 2, यानी 0 1 2 इस प्रकार। तो ये हमने कहा है इसको s से दिखाते तो ये रहा s, 0 को s से दिखाते s, 1 को p से दिखाते p, 0 को वही s, ये p और 2 को d से दिखाते हैं तो d। अब इनके आगे हमने लिख दिया इनका नोटेशन 1s। 1 क्यों? क्योंकि ये n 1 से रिलेटेड है, क्योंकि s में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हमने कह दिया 1s हो गया। ये 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सापेक्ष है तो इसको 2s, इसको 2p, ये 3 के सापेक्ष है तो 3s 3p और 3d। इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आ गया यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे? अब चुंबकीय क्वांटम नंबर को हम m और स्मॉल l इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये चुंबकीय क्वांटम नंबर क्या है? ये स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
यानी कि कक्षक का आकाशीय अभिविन्यास को निर्धारित करता है, और इसका मान होता है -L से लेकर +L की ओर, यानी -L से लेकर +L तक ये मान होता है इसका। तो ये हो जाएगा आपके, और ये होती वैल्यू कितनी है 2L+1 तक, ये वैल्यू कितनी होगी 2L+1। तो अगर मान लो मैंने L बराबर रखा 0 1 2 3, तो ये हम पहले बता ही चुके हैं, उसके सापेक्ष सब सेल का नोटेशन क्या होता है, 0 का S से, 1 को P से, 2 को D से, 3 को F से दर्शाते हैं। अब चूंकि हमने कहा है कि इसके जो M के मान होते हैं वो कितने होते हैं 2L, M के मान कितने होते हैं 2L+1 होते हैं। तो यानी L यहाँ पर मैंने 0 रखा तो हमारे पास हो गया 0 + 1 यानी 1, 1 रखा तो यानी 2 + 1 यानी 3, ये 2 रखा तो 4, 1 + 1 5, और ये 7, इस प्रकार। अब इसके सापेक्ष चूंकि ये तो हमने कह दिया, तो ये जो 2L+1 मान है ये एक तरह से ऑर्बिटल को बताते हैं, यानी कि उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल है या उनका ओरिएंटेशन किस प्रकार से। तो हमने कह दिया कि ये जो S है इसको हमने एक इससे दिखा दिया। अब यूं चूंकि हमने P के सापेक्ष कहा है, हमने 3 तरह के ओरिएंटेशन है, तो वो 3 ओरिएंटेशन हो गए -1 0 +1। तो हमें ये पता भी है कि P ऑर्बिटल जो है उसके 3 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, इस प्रकार से हम दिखाते हैं उसको। जैसे हमने लिया, ये मान लो Px लिया, और ये इस तरह से, ये प्लस और ये माइनस, तो ये Py हमने बताया अभी। ये x अक्ष लिया यहाँ पर, ये y अक्ष पर Py बता दिया। इसी तरह से हम मान लो ये यहाँ पर x अक्ष पर ले रहे होते, तो ये इस तरह से यहाँ पर प्लस या प्लस से भी दिखा सकते हैं, और इस तरह से शेडेड पॉइंट से भी दिखा सकते हैं, ये x पर। तो ये x हो गया यहाँ पर, और इसको हमने बोल दिया Px। तो यहाँ ये y अक्ष के सापेक्ष हो गया तो Py, x अक्ष के सापेक्ष हो गया तो Px। तो इस तरह से Px, Py, Pz, जिसको हमने कह दिया -1 0 +1। इसी प्रकार से अगर मान लो मेरे को D को दर्शाना है तो -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि हमने 5 प्रकार के बताए, और हमने कैसे बताया -L से 0 +1 तक। तो -L का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, -L का मतलब हो गया 2, तो -2 से -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। तो ये हमने इस तरह से दिखाया, यानी 0 +-1 +-2। अब चूंकि ये जो d ऑर्बिटल होते हैं ये भी 5 तरह के इनके ओरिएंटेशन हो गए, ये हमें पता है कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dz2, dx2 - y2, और dzx। यानी हम वापस से एक बार मैं इधर लिख देता हूं। एक तो हमने लिया मान लो dxy, तो dxy कहां पर होगा, dxy होगा x और y अक्ष के बीच में होगा ये dxy, और इसमें एक तरफ प्लस प्लस ही होगा और दूसरी तरफ ये ऐसे माइनस माइनस ही होगा। ये हमने कहा dxy। ऐसे dyz होगा वो y और z अक्ष के बीच में होगा, और dzx होगा वो z और x अक्ष के बीच में होगा। अब रहता है dx2 - y2, तो dx2 - y2 क्या होगा, वो x और y अक्ष पर ही होगा। ये हमने इसको दिखा दिया, प्लस प्लस दिखा दिया यहाँ पर, और ये माइनस माइनस दिखा दिया। यानी हम इसको डार्क से दिखा देते एक तरह से शेडेड प्लस प्लस को, और इसको हमने यूं दिखा दिया, तो ये x और y पर हो गया, ये dz2 हो गया, dx2 - y2 हो गया। अब एक ऐसे कैसे आता है dz2, तो ये z अक्ष पर हम इसको दिखाते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हमने लिया यहाँ पर, तो ये माइनस हो गया यहाँ पर बाहर की तरफ, और ये माइनस वाला हो गया, ये माइनस, और ये हमने शेडेड एरिया से प्लस वाले साइन को दिखा दी। तो ये जो हमारा हो गया dz2 हो गया। तो इस प्रकार ये 5 ऑर्बिटल का इसका आकाशीय अभिविन्यास है, मतलब 5 ऑर्बिटल को किस प्रकार से अभिविन्यासित कर सकते हैं। तो ये हमने इसका ओरिएंटेशन बताया। अब यहां हमने नेक्स्ट में लिखा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, 2n² से। तो यानी अगर मान लो मैंने k शेल लिया, तो k शेल या ऑर्बिट या कक्ष या कोश या शेल हमने जिसको कहा है, तो k का मतलब हो गया 1। अब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 2। ये रहा 1 का स्क्वायर, यानी 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। ऐसी L जो हो गया वो 2 हो गया, तो L 2 हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 4 × 2 यानी 8 होंगे। इस प्रकार से M में कितने हो जाएंगे, तो 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 9 × 2 यानी 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे इस तरह से इसमें N में 32 होंगे। अब अगर ये हमने देख ही लिया कि एक ऑर्बिटल जो है वो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। तो यहाँ अगर 2 4 6 आ सकते हैं, तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल में 6 आते हैं, 5 ऑर्बिटल में 10 आते हैं।
तो जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वो बिल्कुल इसकी आधी होती है, किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो हमने कहा है ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, अगर हम इससे निकालते कि इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, के में 1 हमने लिया तो 1 का स्क्वायर यानी 1 ही ऑर्बिटल होगा, और जिसको हमने किससे कहा है, 1s से। अब ऐसे अगर हमने कहा मान लो l है तो 2 है, तो 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होंगे, ये रहा 2 का स्क्वायर यानी 4 ऑर्बिटल होंगे। हमने इलेक्ट्रॉन तो 8 बोल दी क्योंकि दुगने ही होंगे, 4 में हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, तो 8 हो गए, तो ये 2 का स्क्वायर बराबर यानी 4 हो गए। तो ये हो गया यानी, और अब ये 4 कौन कौन से हो गए, क्योंकि हमने कहा था कि 2 को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, एल में 0 और 1 से, तो अब 0 के सापेक्ष हो गया s, इसके सापेक्ष हो गया p, s के सापेक्ष हो गया एक ऑर्बिटल वो हो गया 2s, और p के सापेक्ष हो गया 3 ऑर्बिटल यानी वो हो गया 2p। तो हमने कह दिया ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 6 हो गया, और ऑर्बिटल हमने कह दिया 1 + 3 यानी ये हो गए 4। ऐसे ही हम कहते हैं m के सापेक्ष हमने कहा 3, m चूंकि 3 से दिखाते हैं n बराबर 3 होता है, और ये 3 के सापेक्ष ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 का स्क्वायर यानी ये कितने हो गए 9, और 1 3 5 हमने लिखा है, 1 3 5 का मतलब हो गया 1 s हो गया, 3 p के हो गए, 5 d के हो गए। हमने दिखाया भी है 0 1 2 से, 0 1 2 का मतलब spd का मतलब ये s में हो गया एक ऑर्बिटल, ये p के हो गए 3 ऑर्बिटल, d के हो गए 5। ऐसे ही n के भी हमने इसी तरह से दिखा रखे हैं, और ये हमारे पास ऑर्बिटल की संख्या का दुगना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हो तो। अब इसी प्रकार से हम यहाँ नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पर वो हमने लिया चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो ms से दिखाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। तो जैसे हमने कहा +½ इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर अप है, यानी हम यूं कह सकते हैं वामावर्त और दक्षिणावर्त हो, अगर मान लो यानी हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उसको +½ और -½ से ऐसे दिखा सकते हैं, यानी स्पिन अप बोल सकते हैं, स्पिन डाउन बोल सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और दोनों अपोजिट स्पिन के ही होंगे। जैसे हमने मान लो, वापस हम लेते हैं कि जैसे हमने मान लो k शेल लिया, तो k में हम कहते हैं कि उसको n1 से दिखाया, l उसके लिए 0 से दिखाया, s से दिखाते हैं तो नोटेशन उसका 1s हो गया, और 1s में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गया 2। ऐसे l में हमने कहा कि 2 हमने दिखाया, 0 और 1 हो गया, इसको नोटेशन 2s 2p हो गया, और इसमें मैक्सिमम 2 हो गए, इसमें मैक्सिमम 2 + 2 + 2 यानी 6 और 2 8 हो गए। ये हमने कहा भी था 2n² यानी 2 × 2 का स्क्वायर बराबर ये 8 हो गए आपके पास। ऐसे इस तरह से 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हो गए। तो आज हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू। अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है बोहर अभिग्रहित या हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर सिद्धांत या बोहर मॉडल। हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कि हम पहले पिछली कक्षाओं में भी देख चुके हैं कि नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया था, थॉमसन और रदरफोर्ड के बाद ये नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल था, उसमें जो उसके पोस्टुलेट थे वो डिफरेंट प्रकार के थे। जिसमें उसने कहा था कि पहला पोस्टुलेट, जो हम ये पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये वाला, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्ष या कोश कहा जाता है, या शेल कह सकते हैं, ऑर्बिट कह सकते हैं, जिसे n द्वारा दर्शाया गया। यानी उसने नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर डिफरेंट ऐसे ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट इस प्रकार से वृत्तीय जो कक्ष है उसके अंदर मूवमेंट करते हैं। और यहाँ जो इनको हम क्या कहेंगे, ये बाकी अभी आगे आपके मॉडल आएगा भी, तो n से दर्शाया उसको, n बराबर 1 2 3 4, यानी ये जो पास में हुआ उसको बोल दिया 1, उसको 2 3 4, और 1 2 3 4 ये किसको प्रदर्शित करता है, k l m n को प्रदर्शित करता है। अब अगर कोई जो सेकंड पोस्टुलेट जो हो गया कि यानी किसी निश्चित पथ में घूमने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का विनिमय नहीं होता, यानी अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर इस पथ में घूम रहा है मान लो, तो हम कह रहे हैं कि अगर मान लो इस पथ में घूम रहा है तो उसका ऊर्जा का विनिमय नहीं हो रहा, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो एक पथ से, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाता है, उस एक कक्ष से दूसरे कक्ष में स्थानांतरण होता है, तो वो या तो अगर मान लो हायर से लोअर की ओर जाएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और अगर मान लो वो लोअर से हायर की ओर जा रहा है, यानी कि ये n बराबर 2 से n बराबर ये 3 की ओर जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इस प्रकार ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन किसके रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है। एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू के बराबर होती है।
जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्ष में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर दो विपरीत बल कार्य करते हैं और एक जो है वो तो जिसको हम अपकेंद्रीय बल कहेंगे, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर की ओर जा रहा होता है। यानी ये तो हुआ कि जो जिसके फलस्वरूप वो अपकेंद्रीय बल जो नाभिक से दूर की ओर हो गया, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण जिसको हमने यहाँ दिखाया है आकर्षण बल, और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। अब इन दो जो है विपरीत दिशा में होने के कारण वो क्या करता है, एक निश्चित पथ में ही इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण और अपकेंद्रीय बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। अब ये संतुलन की स्थिति में जब हम कहते हैं तो संतुलन की स्थिति क्या होगी, जबकि दोनों ये ट्रैक्शन फोर्स और जो दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों की दोनों क्या हो जाए यहाँ पर बराबर हो जाए। तो दोनों की दोनों कब बराबर हो सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से हम दर्शा सकते हैं कि ट्रैक्शन फोर्स कैसे आएगा। तो नाभिक पर तो जो आवेश होता है प्लस जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ई, तो इनका जो ट्रैक्शन फोर्स जो निकलेगा वो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उनके जो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये लिख दिया, ये आकर्षण बल हो गया। और अपकेंद्रीय बल को किससे दर्शाते हैं, mv²/r से, जब इन दोनों को हमने इस तरह से बराबर कर दिया। तो ये संतुलन की स्थिति हो गई। अच्छा, अब फोर्थ नंबर हो गया, जब इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में स्थायी रूप से घूम सकता है जहां पर उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो उसको हमने ये कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम को mvr से दर्शाते हैं, और इसको हमने कह दिया nh/2π, यानी h/2π का पूर्ण गुणज हो गया। अब इनसे हम क्या कर सकते हैं, जो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके कक्ष की त्रिज्या और वेग का निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ली Ze²/r², यानी ये वाली, ये फर्स्ट नंबर, और दूसरी हमने ली mvr बराबर nh/2π। तो एक दूसरे में हमने इसको ये mvr वाले को इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये mv²/r बटा mvr बराबर Ze², ये रहा Ze², ये mv² बटा r में हमने इसको डिवाइड कर दिया, और ये Ze²/r², ये अपॉन nh/2π ये हमने कर दिया। तो ये जब इसको इस तरह से बैलेंस करा तो हमारे पास आया v बराबर 2π Ze² बटा nh। दूसरा इसका तरीका है कि mvr बराबर nh/2π, जिससे हम क्या, ये तो हमने निकाला है वेग, दूसरा हम किससे हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी रेडियाई निकाल रहे हैं। और रेडियाई निकालने के लिए वही हमने फॉर्मूला वापस लिया, mvr बराबर nh/2π। अब r का मान हमने ये वही nh/2π mv हो गया, और v का मान हम यहाँ से रखेंगे। ये जो v का मान है हमने यहाँ से रख दिया, तो v का मान रखा हमने, हमारे पास ये आ गया। तो n² h², और ये आ गया आपके पास 4π² mZe²। तो इस प्रकार से हमने जो कक्ष है उसका वेग और उसकी त्रिज्या का निर्धारण कर लिया। तो आज के लिए इतना ही लेंगे, बाकी अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।